नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है सीईटी को लेकर। सीईटी में हमने पीवाई क्यूएस की बात कर ली। अब अपनी चर्चा चल रही है मॉडल पेपर टाइप में एमसीक्यू की, अर्थात कौन कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनकी चर्चा हमारी 4 क्लासें हो गई, आज अपनी 5वीं क्लास है। तो हम बात करते हैं, अपनी 4थी क्लास है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। देखो, विश्व की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो इसकी हम चर्चा करें तो भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 6 बड़े देश कौन से हैं। भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन से हैं? तो देखो, उनकी हम ट्रिक के माध्यम से हम चर्चा करें तो देखो, एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। रुक, क्यूबा, क्या याद करना है? रुक, क्यूबा, आपको ये ट्रिक याद करनी है। तो देखो, रूस से क्या हो जाएगा अपना? रूस, कैसे क्या हो जाएगा? कनाडा, सी से क्या हो जाएगा? चीन, यू से क्या हो जाएगा? यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील, और ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं जिनकी ट्रिक आपको याद रखनी है। रुक, क्यूबा, अर्थात रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जनसंख्या में पूछे तो देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत का दूसरा स्थान था, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर आ गया है। किसको पीछे छोड़ा है? चीन को पीछे छोड़ा है हमने जनसंख्या वृद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो देखो, इस क्वेश्चन की हम मैप के माध्यम से चर्चा करें कि जैसे हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं तो भारत से मुख्य रूप से 4 रेखाओं को लेते हैं हम। इसमें बात कर रहा है पूर्वी छोर की। तो देखो, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है, और यहां अरुणाचल प्रदेश में आता है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना आता है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखो, राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में राज्य की बात न करके किसी स्थान विशेष की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का एक वोलांग जिला है। कौन सा? वोलांग। और इसी वोलांग जिले में एक स्थान पड़ता है किबिथु। कौन सा स्थान पड़ता है? किबिथु। इससे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो अब हम बात करें कि 68 डिग्री 7 मिनट रेखा कहां से गुजरती है। तो देखो, यह गुजरती है गुजरात से। किस राज्य से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है। और गुजरात के स्थान की हम बात करें तो यहां आता है गौर माता, गौर माता या नारायण सरोवर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो जाएगा पश्चिमी किनारा, और ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी किनारा। अब हम अपने प्रश्न की चर्चा करें कि क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न में कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो देखो, मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है। तो 68 के बाद में आगे आ जाएगी गुणंतर, और गुणंतर के बाद में क्या आ जाएगी? 70। तो 70 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह मुख्य रूप से किस जिले से गुजरती है? तो देखो, क्या जोधपुर से गुजरती है? नहीं। हाँ, जैसलमेर से गुजरती है। किससे गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। और जैसलमेर से क्यों गुजरती है? क्योंकि जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है?
पश्चिमी जिला है, अर्थात राजस्थान के पश्चिमी छोर से 69 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसके बाद में गुणंतर के आगे कौन सी आ जाएगी, 70 डिग्री देशांतर रेखा राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पूर्णमान की रेखा भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। किसकी बात कर रहा है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखो, बात करूं मैं अक्षांश रेखाओं की, तो हमने कल भी चर्चा की थी कि भारत के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और उस अक्षांश रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत को बराबर बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में। तो देखो, अक्षांश रेखा के दक्षिण वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, अगर हम कटिबंधों के आधार पर बात करें तो इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और अक्षांश रेखा के उत्तर वाला जो भाग है इसे बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बल्कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव कम देखने को मिलता है। क्यों मिलता है कि भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला क्रमिक रूप से फैली हुई है, जो साइबेरिया से आने वाले ठंडी पवनों को रोककर रखती है और भारत के तापमान को नहीं गिरने देती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपने प्रश्न की चर्चा करें तो कौन सी रेखा हो जाएगी, 23.5 डिग्री। तो देखो, इसमें दे रखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, नहीं, ये तो दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके बाद में 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी गलत है। 0 डिग्री अक्षांश, यह तो भूमध्य रेखा है। इसके बाद में राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके आगे आप ये और लिख सकते हो उत्तरी अक्षांश। और देखो, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अक्षांश रेखाओं का जो कार्य होता है वो होता है एक तो स्थिति का निर्धारण, और इसी के साथ साथ ताप कटिबंधों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन देशांतर रेखाओं की हम बात करें कि देशांतर रेखाओं का ग्लोब पर क्या महत्व है, तो देखो, ये एक तो स्थिति का निर्धारण करती हैं। इसका निर्धारण करती हैं, लोकेशन का निर्धारण करती हैं, और इसी के साथ साथ समय व तिथि का निर्धारण भी हम किसके द्वारा करते हैं, देशांतर रेखाओं के द्वारा समय व तिथि का निर्धारण करते हैं। और मुख्य प्रधान जो देशांतर रेखा है उसे बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजारी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत का सुदूर पूर्व का बिंदु है। तो देखो, मैप में मैंने अभी क्या बताया था आपको कि भारत का सुदूर पूर्व का बिंदु है। मैंने यहीं पे चर्चा की थी कि भारत का यह पूर्वी छोर है। कौन सा छोर है, पूर्वी छोर है। यहां से 97 डिग्री 25 मिनट की रेखा गुजरती है। 97 डिग्री 25 मिनट की रेखा जो किस राज्य से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश से। किससे, अरुणाचल प्रदेश में। और स्थान की बात करें तो वोलांग जिले का किबिथु शहर है। कौन सा है, किबिथु नामक स्थान से 97 डिग्री 25 मिनट रेखा गुजरती है। अब आपसे पहले प्रश्न की बात करें हम कि भारत का सुदूर पूर्व का बिंदु है, तो देखो 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी छोर की बात करें तो पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से गुजरता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ ले कि 97 डिग्री पूर्व मान की रेखा किस शहर से या किस राज्य से गुजरती है, तो उसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट दे रखा है और आपसे पूछ ले कि 69 डिग्री पूर्व मान की रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 69 डिग्री पूर्ण मान की जो देशांतर रेखा है यह गुजरात से गुजरती है। किस राज्य से गुजरती है, गुजरात राज्य से गुजरती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो इसी की बात में हम डायग्राम में करते हैं कि बांग्लादेश से हमारे भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो उनकी हम चर्चा करें तो देखना, देखो ये है बांग्लादेश की सीमा जो पश्चिमी बंगाल से,
पश्चिमी बंगाल के बाद में असम से, असम के बाद में मेघालय से, और मेघालय के बाद में त्रिपुरा से, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम से लगती है। किस किस से लगती है उनकी हम चर्चा करें तो देखो, एक तो लगती है पश्चिमी बंगाल, इसके बाद में ये वाला भाग है असम, इसके बाद में मैं चर्चा करूं मेघालय, इसके बाद में त्रिपुरा, और इसके बाद में ये वाला जो भाग है मिजोरम। ये वाला भाग कौन सा हो गया? मिजोरम। तो यह है भारत के 5 राज्यों से लगती है। किसकी रेखा? बांग्लादेश की। और देखो बांग्लादेश की जो रेखा है वह सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। कितनी सीमा लगाती है? 4096.6 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है। तो देखो इन जोड़ों में हम बात करें कि देश सबसे पहले पश्चिमी बंगाल से लगती है, नागालैंड से नहीं लगती, असम से लगती है, मेघालय से लगती है। इसके बाद में नागालैंड से नहीं लगती, असम से लगती है, सिक्किम से भी नहीं लगती, पश्चिमी बंगाल से लगती है। इसके बाद में मेघालय से लगती है, असम से लगती है, पश्चिमी बंगाल से लगती है, और त्रिपुरा से लगती है। अब देखो त्रिपुरा के साथ साथ एक राज्य आपको और ध्यान रखना है कि किससे लगती है? मिजोरम से। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें बात करें तो नागालैंड से नहीं लगती, असम से लगती है, पश्चिमी बंगाल से लगती है, और मणिपुर से भी नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो देखो कश्मीर घाटी की हम बात करें तो हिमालय का एक भाग है वृहत हिमालय। कौन सा है? वृहत हिमालय। और वृहत हिमालय के दक्षिण में जो फैली हुई पर्वत श्रृंखला है उसे बोला जाता है मध्य हिमालय या पीर पंजाल। पीर पंजाल इसे जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। अब इन दोनों के मध्य एक घाटी है। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी। जो किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है? एक तो है महान हिमालय या वृहत हिमालय, और एक है मध्य हिमालय या इसी का दूसरा नाम है पीर पंजाल। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो कश्मीर घाटी इन दोनों के मध्य है। तो देखो क्या लद्दाख और जास्कर के मध्य है? नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? वृहत हिमालय व पीर पंजाल इन दोनों के मध्य कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी स्थित है। देखो इस कश्मीर घाटी की मैं बात करूं तो इस कश्मीर घाटी में वुलर झील स्थित है, और वुलर झील से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? झेलम नदी प्रवाहित होती है। वुलर झील की विशेषताओं की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, और इसी कश्मीर घाटी की विशेषता है कि इसमें केसर, सेफर व जाफरान का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है। और इसी कश्मीर घाटी की विशेषता है कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? करेवा पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखो सही अनुक्रम की हम बात करें तो नल्ला की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, सॉरी गलत हो गया, नीलगिरी से पहले क्या आ जाएगा? जावादी की पहाड़ी आ जाएगा। इसके बाद में अल्लाह की पहाड़ियां, जावादी की पहाड़ियां, इसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ियां, और इसके बाद में नल्ला की पहाड़ियां। ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें कहां से पूछ रहा है? दक्षिण की ओर, उत्तर से नीचे की ओर चलना है, तो ये भी अपना गलत हो गया। इसके बाद में देखो नल्ला आंध्र प्रदेश में 1 नंबर पे आ जाएगा, फिर जावादी की पहाड़ियां आ जाएगा, फिर इन जावादी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलाती हैं कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां जावादी के दक्षिण में स्थित हैं, और सबसे दक्षिण में अर्थात इस क्रम में सबसे दक्षिण की बात करें तो अन्नामला की पहाड़ियां आ जाएगा। लेकिन वैसे भारत में सबसे दक्षिण की बात करें तो या तो आपको देखने को मिल सकता है नागरकोइल की पहाड़ियां, या आपको मिल सकता है इलायची या कार्डामम की पहाड़ियां। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो देखो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखो कार्डामम व इलायची की पहाड़ियां क्या कोरोमंडल तट पे हैं? नहीं है। कहां नहीं है? कोरोमंडल तट पे नहीं है। यह पहाड़ियां हैं केरल प्लस तमिलनाडु की सीमा के आसपास, अर्थात केरल में इनका ज्यादा भाग देखने को मिलता है। इसके बाद में
कैमूर की पहाड़ियों की बात करें तो क्या कोंकण तट पे है? नहीं। कहां है? मध्य भारत में, मध्य भारत में। इसके बाद में महादेव हिल्स या महादेव की पहाड़ियां मध्य भारत में, बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थित है। मिकिर की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में, यह बात भी सही है। अर्थात 1 और 2 ऑप्शन अपना क्या है? गलत है। 3 और 4 ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो, भारत में चोटियों से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसमें हिमालय का नाम नहीं देगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको आंसर देना है माउंट केटू, या इसी का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले घुमाकर कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। कितनी है? 8598 मीटर। तो हिमालय में स्थित यह तो सबसे ऊंची चोटी है भारत की। इसके बाद में 2 नंबर पे है नंगा पर्वत और 3 नंबर पे कौन सी है? नंदा देवी। और यह कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। क्यों? और अब देखो, इसको भारत की क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसमें विवादित भी आता है। जो माउंट केटू है यह पाक अधिकृत क्षेत्र में है, इसलिए पाकिस्तान भी इसे अपनी ऊंची चोटी बताता है। अब हम बात करें कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो देखो, नीलांग घाटी की हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें लाहौल स्पीति की घाटी व कुल्लू घाटी स्थित है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर की हमने बात की, कौन सी है? अभी बात की है, कश्मीर घाटी की बात की है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात इस तरफ से हमें चलना है और इस तरफ आते हुए दर्रों को क्रम बताना है। तो देखो, शिपकिला दर्रे की बात करें तो यह कहां है? हिमाचल प्रदेश में। किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। पहले राज्य अंकित कर लो, फिर आपका इसको क्रम बताने में समस्या नहीं आएगी। बोमडिला दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा कहां है? यूके में। मानानीति लिपुलेख दर्रे कहां है? उत्तराखंड में। तो देखो, सबसे पश्चिम की ओर राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ उत्तराखंड, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इसके बाद में उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। इसके बाद में सिक्किम से सटा हुआ राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बोमडिला। तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। देखो, दंडकारण्य क्षेत्र की हम बात करें तो दंडकारण्य क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग की बात करें तो इस क्षेत्र में स्थित है, अर्थात उड़ीसा में आता है। उड़ीसा के बाद झारखंड में आता है और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में आता है। तो यहां पर क्रम दे रखा है 2 राज्यों का। तो देखो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ ओडिशा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, झारखंड पश्चिमी बंगाल नहीं, आंध्र प्रदेश झारखंड ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर 3 जिलों की या 3 राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा आ जाएगा, जिसमें दंडकारण्य का पठार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर एक शब्द का नाम दिया हुआ है। रत्नाकर के नाम से किसे जाना जाता था या सूचक है? तो देखो, रत्नाकर के नाम से हिंद महासागर को बोला जाता था। किस महासागर को? हिंद महासागर को प्राचीन ग्रंथों में बोला गया है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत को प्राचीन ग्रंथों में या बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था, तो भारत को जाना जाता था जम्बू द्वीप। किस नाम से? जम्बू द्वीप। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखो 10 डिग्री चैनल की बात करूं तो हमारे बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप श्रृंखला है, एक तो है अंडमान और दूसरी द्वीप श्रृंखला है निकोबार। तो देखो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और ये हो जाएगा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। यहां पर आ जाएगा कार निकोबार, निकोबार इसके दक्षिण में, मध्य या लिटिल निकोबार और इसके दक्षिण में ग्रेट निकोबार जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब देखो इन दोनों के मध्य एक चैनल गुजरता है, अर्थात जल राशि गुजरती है, या जल संधि बोल दो या पास बोल दो या चैनल बोल दो, उसे बोला जाता है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को किससे पृथक करता है, निकोबार से पृथक करता है। या कठिन क्वेश्चन दे दे तो आपको बताना है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो पृथक करने वाला चैनल है वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। तो अपने ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से जो पृथक करता है उसे बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट अर्थात सिलिकन स्टेट के नाम से या सिलिकन राज्य के नाम से जाना जाता है, तो वो बोला जाता है कर्नाटक को। अब देखो कर्नाटक में ही आपसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली के नाम की बात करें तो सिलिकॉन वैली बोला जाता है बंगलुरु को, इसे बोला जाता है बंगलुरु को या बेंगलोर को। यह है आईटी हाउस है, अर्थात क्या है, आईटी पावर हाउस बोला जाता है किसको, सिलिकॉन वैली या बेंगलुरु। तो देखो सिलिकॉन स्टेट की बात करें तो क्या आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, और सिलिकॉन वैली की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, यह किस नाम से जानी जाती है, सिलिकॉन वैली। लेकिन आपसे पूछ ले कि साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली स्थित है केरल में। और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही का क्रम होता है कि घटते क्रम में, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। तो देखो सबसे बड़े की बात करूं तो सबसे बड़ा अपना राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2 नंबर पे मैं बात करूं तो 2 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर पे आता है महाराष्ट्र। 4 की बात करूं तो 4 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। 5 की बात करूं तो 5 नंबर पे आता है गुजरात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्रम याद रखना है कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम की बात कर ले, अर्थात सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है GST, अर्थात गोवा, सिक्किम और इसी के साथ साथ है त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। तो देखो ये तो है आरोही क्रम और ये कैसा क्रम है, अवरोही। तो अपने क्वेश्चन में बात करें राजस्थान महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और इसी के साथ है गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगली बात की है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। लेकिन ऑप्शन में एक नाम नहीं दे रखा, भील। अगर वैसे बात करें कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, लेकिन भील अपने ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। देखो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार से देखें तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अपनी हिंदी है। और हिंदी के बाद में पूछ रहा है तो देखो हिंदी के बाद में 2 नंबर पे आती है कौन सी, बंगाली। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे बंगाली। और 3 नंबर पे आती है तेलुगु। 3 नंबर पे कौन सी आती है,
तेलुगु आती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भागीरथी नदी का उद्गम होता है। देखो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर ही किसका निर्माण करती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आप सबको पता है कि भागीरथी नदी का उद्गम हिमालय से होता है। तो हिमालय में भी किस ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों देवप्रयाग के समीप मिलकर किसका निर्माण करती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हमें दे रखे हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात और सूची 2 में है नदी कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि दूध सागर जलप्रपात किसमें है, मांडवी नदी पर है, अर्थात कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। इसके बाद में डुडुमा की मैं बात करूं तो कहां है, मचकुंड है, मचकुंड नदी पर है। गोकाक की मैं बात करूं तो गोकाक है, यह घाट पर प्रवाह है, किस पर है, घाट प्रवाह पर है। इसके बाद में जोग की बात करूं तो यह किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों, अर्थात जाड़ों का मतलब सर्दियों में नवंबर दिसंबर में कुछ वर्षा हो जाती है, या अक्टूबर नवंबर की बात करें तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि भारत के उत्तरी भारत में जाड़ों के दिनों में या शीतकाल में या अक्टूबर नवंबर में कुछ वर्षा होती है। ये था कथन। कारण की बात करें कि जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। देखो बातें तो दोनों क्या है, सही है कि उत्तरी पूर्वी मानसून भी सक्रिय होता है, लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा करता है, उत्तरी भारत में वर्षा नहीं करता। तो अपना कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन क्या नहीं करते, व्याख्या नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रेगूर किसका नाम है। तो देखो रेगूर है, यह काली मिट्टी का नाम है। क्या नाम है, रेगूर मृदा। तो काली मिट्टी को ही बोला जाता है रेगूर मृदा या सौतह जुताई वाली मृदा। कौन सी, सौतह जुताई वाली मृदा, या इसी का एक नाम और है कपासी मृदा। कपासी मृदा क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि कपास की फसल सर्वाधिक की जाती है किस मृदा में, काली मिट्टी में। अब हम बात करें कि काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो देखो काली मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब हम बात करें कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो ज्वालामुखी के द्रारी उद्गार से अपने प्रायद्वीपीय पठार पर काली मृदा का या रेगूर मृदा का निर्माण हुआ है, या सौतह जुताई वाली मृदा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट की हम बात करें कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। तो देखो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग या जंगल की आग कहा जाता है। और इस ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का दूसरा नाम क्या है, डाक या प्लास। यह है इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वैज्ञानिक नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या प्लास पर फूल खिलते हैं तो वह आग की तरह दिखाई देते हैं, अर्थात रेड रेड या गुलाबी फूल, रेड रेड फूल होते हैं जो आग की तरह, ज्वाला की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है जंगल की आग, डाक या प्लास को। अब देखो डाक या प्लास की हम बात करें तो प्लास को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना क्या बना रखा है, राज्य पुष्प या राजकीय पुष्प घोषित कर रखा है, किसको, प्लास को। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया था। तो देखो गंगा सिंह जी ने कब करवाया था, 1927 ईस्वी में करवाया था। और यह गंगा सिंह जी थे, यह बीकानेर के क्या थे, तत्कालीन महाराजा। कहाँ के, बीकानेर के तत्कालीन महाराजा थे। इन्होंने ही गंग नहर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह किन किन जिलों को या किन किन राज्यों को लाभ पहुंचाती है उसकी बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त लाभान्वित परियोजना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट की बात करें कि टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित से किन दो नदियों पर बनाई गई है। तो देखो सबसे पहले तो बात करूं, टिहरी जल विद्युत परियोजना है, यह टिहरी बांध पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में टिहरी बांध को जलापूर्ति किससे होती है? तो भागीरथी व भिलांगना नदियों से टिहरी बांध को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी नदियां? भागीरथी व भिलांगना नदी। और देखो इस टिहरी बांध की विशेषता है कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? सबसे ऊंचा बांध है। और हमारी पिछली क्लास में इसकी चर्चा भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भांकड़ा बांध किस नदी पर है? सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यह है सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध की बात करें तो यह है महानदी पर। इसके बाद में नागार्जुन सागर है, यह है कृष्णा नदी पर। इडुक्की जो बांध है यह है पेरियार नदी पर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। तो क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपना? 4 1 3 2, ये भी नहीं है। 3 4 1 2, ये भी नहीं है। तो ये है 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा अपना? 2 नंबर वाला राइट आंसर था। 4 3 2 1 राइट आंसर। तो आज का सेशन अपना कंप्लीट हुआ। और देखो दोस्तों, सीटी की एग्जाम जल्द ही आने वाली है। 2 से 3 दिन और बीच में शेष हैं। हमने जो सेशन स्टार्ट किया है वो सीटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की है। तो आपको निरंतर इन क्लासों को देखना है और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो बाकी की क्लासें हैं उनका भी रिवीजन जरूर करना है। और देखो, कल हम चाह रहे हैं कि हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी में मैराथन क्लास का आयोजन किया जाए। और वह मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपको उस क्लास को भी अच्छे से देखना है और हमारी सारी क्लासों का रिवीजन करना है। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।